नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है दृष्टि पीसीएस यूट्यूब चैनल पर। अक्टूबर का माह आप जानते हैं कि नोबेल पुरस्कारों के लिए जाना जाता है। बीते 2 अक्टूबर को मेडिसिन या फिजियोलॉजी क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की घोषणा की जा चुकी है। 3 अक्टूबर को फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की घोषणा की गई है। तो आज हम लोग देखेंगे फिजिक्स के क्षेत्र में घोषणा किए गए नोबेल पुरस्कारों के बारे में, किन भौतिक विज्ञानियों को ये नोबेल पुरस्कार प्राप्त होगा। तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है दृष्टि पीसीएस यूट्यूब चैनल पर। आप देखें, भौतिकी में नोबेल पुरस्कार 2023 की घोषणा हो चुकी है और आगामी जैसे जैसे आप देखेंगे कि दिन बीतता जाएगा, क्रमबद्ध तरीके से शेष बचे जो क्षेत्र हैं उनमें नोबेल पुरस्कारों की घोषणा की जाएगी। जैसे केमिस्ट्री में अभी नोबेल पुरस्कार की घोषणा किया जाना बाकी है, साथ ही साथ साहित्य में, शांति के क्षेत्र में, ठीक है। तो आप देखेंगे इस तरीके से नोबेल पुरस्कार की घोषणा की जाएगी। भौतिक के क्षेत्र में 3 भौतिक विज्ञानियों को नोबेल पुरस्कार दिया गया है। इनका नाम याद कर लीजिएगा आप लोग। पियरे एगोस्टिनी, साथ ही में फ्रैंक क्राउच, एनीएल ह्यूलियर। 3 भौतिक विज्ञानियों को नोबेल पुरस्कार की घोषणा इनके लिए की गई है और इनको नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा किस कार्य के लिए? फॉर एक्सपेरिमेंटल मेथड्स दैट जनरेट 8 सेकेंड पल्सेस ऑफ लाइट फॉर द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रॉन डायनामिक्स इन मैटर। एक पदार्थ के अंतर्गत इलेक्ट्रॉन्स की गतिशीलता के बारे में अध्ययन करने से संबंधित इनको नोबेल पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई है। इलेक्ट्रॉन्स की गतिशीलता का परीक्षण करने के संदर्भ में इनको ये घोषणा की गई है। चर्चा के प्रमुख बिंदु क्या होंगे? सबसे पहले हम लोग देखेंगे खबर क्या है, साथ ही में देखेंगे चर्चा में क्यों है। क्वांटम फिजिक्स के बारे में देखेंगे, इसके अंतर्गत ही हम लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। अब इन्होंने जो रिसर्च किया है वो रिसर्च क्या है और उस रिसर्च का एप्लीकेशन क्या है। आप देखेंगे साइंस टेक के अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाएंगे तो आप देखेंगे कोई भी रिसर्च अगर होता है तो उसका एप्लीकेशन क्या है, ये जरूर पूछा जाता है। साथ ही साथ में 8 सेकेंड क्या है, एक नया टर्म आया हुआ है, इसको भी देखेंगे। भौतिक में नोबेल पुरस्कार के बारे में देखेंगे कि अभी तक भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में कितने लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अब देखेंगे साथ ही में नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारतीय कितने हैं, और साथ ही साथ देखेंगे कि अभ्यास प्रश्न हमारा एक अंत में होता है, आप जानते ही हैं, उसके बारे में भी देखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं खबर के बारे में। देखते हैं खबर क्या है। 2023 नोबेल प्राइज इन फिजिक्स सीइंग इलेक्ट्रॉन्स इन ब्रीफ फ्लैशेस ऑफ लाइट। 2023 में नोबेल पुरस्कार की घोषणा हो चुकी है। सीइंग इलेक्ट्रॉन्स इन ब्रीफ फ्लैशेस ऑफ लाइट, प्रकाश के ब्रीफ फ्लैशेस में इलेक्ट्रॉन को देखना और इलेक्ट्रॉन की गति का निरीक्षण करना, इससे संबंधित आप देखेंगे तीनों भौतिक विज्ञानियों को नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अब आप यहां पर देखें चर्चा में क्यों है, तो भौतिक के लिए 2023 का नोबेल पुरस्कार 3 भौतिक विज्ञानी। नाम फिर से आपको कई बार पढ़ना है तभी याद होगा। अब ये नाम वेस्टर्न कल्चर के हैं तो ये नॉर्मली याद नहीं होते हैं। पियरे एगोस्टिनी, फेरेंक क्रॉस, एनीएल व्हीलियर, 3 भौतिक विज्ञानियों को ये नोबेल पुरस्कार दिया गया है। इलेक्ट्रॉन गतिशीलता के अध्ययन हेतु एक तकनीकी का पता लगाया है, इस वजह से इनको ये नोबेल पुरस्कार दिया गया है। क्वांटम फिजिक्स की बात करें तो आप जानते हैं किसी भी चीज को सूक्ष्मता से अध्ययन करने के लिए क्वांटम फिजिक्स में हम लोग देखते हैं कि भौतिक विज्ञानी किसी भी चीज को सूक्ष्मता से अध्ययन करते हैं। पार्टिकल है, ठीक है, कण है, अणु है, फिर परमाणु है, परमाणु के अंतर्गत नाभिक है, नाभिक में न्यूट्रॉन प्रोटॉन है, फिर नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ये सब आप कक्षा 12 की क्लास में आप पढ़े ही होंगे फिजिक्स के अंतर्गत। तो आप देखें कि किसी भी पदार्थ या कण मान लीजिए के अंतर्गत आप जानते हैं कि परमाणु होता है, एटम होता है। अब आप जानते हैं कि पदार्थ परमाणुओं से मिलकर के बना होता है। अब परमाणु में क्या पाए जाते हैं? परमाणु में आप जानते हैं कि नाभिक होता है, नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है। प्रोटॉन के आवेश की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे पॉजिटिव आवेश होता है। न्यूट्रॉन नाम से ही है, न्यूट्रल होता है, आवेश रहित होता है। और इलेक्ट्रॉन आप देखेंगे कि नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। तो ये इन जनरल परमाणु का स्ट्रक्चर हुआ। अब परमाणु के स्ट्रक्चर के अंतर्गत इलेक्ट्रॉन जिस तरीके से नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, इसी बात को समझना कि इलेक्ट्रॉन कैसे, कितनी गति से इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, ठीक है। अब इस बात को समझने के लिए कई सारे भौतिक विज्ञानियों ने अपने स्तर से कोशिश की। तो अभी हाल फिलहाल में जो रिसर्च सामने निकल के आई है, अब ये कहा जा रहा है कि इन भौतिक विज्ञानियों ने, तीनों भौतिक विज्ञानियों का जो नाम है, इन तीनों भौतिक विज्ञानियों ने इलेक्ट्रॉन
के गति को मापने के लिए एक प्रकार से रिसर्च किया है और इसी रिसर्च को लेकर के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अब रिसर्च के अंतर्गत एटो सेकंड एक टर्म आता है। एटो सेकंड क्या है? जैसे अगर हम लोग समय की बात करते हैं तो आप जानते हैं कि किसी व्यक्ति से अगर आप पूछेंगे कि कितना समय व्यतीत हो चुका है, तो समय की सूक्ष्मतम इकाई हम लोग अभी सेकंड में बात करते हैं कि इतना सेकंड व्यतीत हो चुका है। पहले घंटा बताते हैं, फिर उसके बाद में मिनट बताते हैं, फिर सेकंड बताते हैं। उसी तरीके से आप देखेंगे कि फिजिक्स की दुनिया में, फिजिक्स के क्षेत्र में सूक्ष्मतम इकाई के रूप में एटो सेकंड को देखा जाता है। तो एटो सेकंड क्या है? समय की एक इकाई है जो एक सेकंड का 1 क्विंटलवां हिस्सा है। एक सेकंड का, याद रखिए, इन जनरल टाइम बताने के लिए अभी हम लोग सेकंड का इस्तेमाल करते हैं। यहां पर कहा जा रहा है फिजिक्स की दुनिया में कि एक सेकंड का 1 क्विंटलवां हिस्सा है, अर्थात 10⁻18 के बराबर है। एक सेकंड इज इक्वल टू 10⁻18 एटो सेकंड के बराबर। या फिर इसको ऐसे समझे, एक एटो सेकंड बराबर 0.18 बार 0 है, उसके बाद में एक सेकंड के बराबर है। और ऐसे अगर और समझना चाहें तो विस्तृत रूप से देखें कि ब्रह्मांड के निर्माण से अब तक जितने सेकंड बीते हैं उतने एटो सेकंड एक सेकंड के भीतर मौजूद होती है। मतलब अभी से लेकर के ब्रह्मांड के निर्माण, पूरा ब्रह्मांड का जितना निर्माण हुआ है, ब्रह्मांड के निर्माण से लेकर के अभी तक के जितने भी सेकंड बीत चुके हैं वो किसके बराबर है? उतने एटो सेकंड के एक सेकंड के भीतर मौजूद होता है। यानी उतना एको सेकंड क्या होता है? उतना एटो सेकंड एक सेकंड के भीतर होता है। ठीक है, यहां पर थोड़ा सूक्ष्मता से समझने की जरूरत है। तो ये इस तरीके से चीजें हैं। तो यही बात यहां पर कहा जा रहा है कि जिस तरीके से इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर तेज तीव्र गति से मूव करता है, उसकी गति को पकड़ना, किसी भी कैमरे में उसकी गति को कैद करना, या फिर यूं कहें, जैसे एक एग्जाम्पल से आप समझने की कोशिश करें। जैसे किसी सेब में अगर गोली चलाई जाती है, सेब में गोली मारी जाती है, तो सेब के बीचों बीच से होकर के गोली निकल जाती है और सेब फट जाता है। हमें उसका अंतिम रूप क्या दिखाई पड़ता है? कि सेब बिखरा हुआ है, पूरी तरीके से बिखरा हुआ, फैला हुआ है। हमें अंतिम रूप ये दिखाई पड़ता है। लेकिन आप सोचिए कि समय की अगर सूक्ष्मतम या उसके फ्लैश में जाए, उसके बैक में जाए कि कितनी तीव्र गति से गोली गई होगी और गोली सेब के अंदर प्रवेश की होगी। प्रवेश करने के क्रम में सेब का जो गठन है, उस गठन को गोली ने तोड़ा होगा, स्ट्रक्चर को तोड़ा होगा, और तोड़ने के क्रम में कितना टाइम लगा होगा। मतलब अगर इसको आप कैमरे में कैद करेंगे तो जनरल कैमरे में ये कैद नहीं हो सकता है। उसी तरीके से आप देखेंगे कि फिजिक्स में भी है, क्वांटम फिजिक्स में भी है कि किसी भी चीज को सूक्ष्म स्तर से देखा जाता है। किसी भी चीज को देखने का एक तरीका होता है। तो यहां पर भी है। जैसे एक और एग्जांपल के माध्यम से समझें कि जैसे अगर कोई मूवी बनती है, उस मूवी के अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं? हम लोग देखते हैं कि पूरी मूवी हमें निर्बाध तरीके से दिखाई पड़ रही, लेकिन मूवी के बनने के क्रम में कितने बार कट, कितने बार पैच लगाए गए हैं, कितने बार उसमें छोटे छोटे सेकंड के पैच लगे हुए हैं, उनको जोड़ करके आपको एक प्रकार से पूरी मूवी दिखाई जाती है। लेकिन उस मूवी के पीछे कितने कट लगे हुए, कितने पैच लगे हुए हैं, अगर सूक्ष्मता से देखेंगे तो ये हमें एक परत के रूप में खुल करके सामने आएगी। तो इसी तरीके से ये भी है कि इलेक्ट्रॉन्स के अगर गति को देखना है तो आप सामान्य कैमरे से नहीं देख सकते। उसके लिए फिर आपको सामान्य समय से उसका आकलन नहीं कर सकते, माप नहीं सकते। उसके लिए आप देखेंगे कि क्वांटम फिजिक्स के अंतर्गत एटो सेकंड की परिकल्पना की गई है और इसी एटो सेकंड के माध्यम से यह देखा गया है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन की जो गति है वो कितनी हो सकती है। यहां पर देखिए एटो सेकंड लाइट पल्सेस की बात की गई है। इसमें क्या हुआ कि लाइट के माध्यम से इलेक्ट्रॉन का अध्ययन किया गया। किसी भी परमाणु के अंतर्गत इलेक्ट्रॉन जिस तरीके से नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है, अब इसका अध्ययन किया गया किसके माध्यम से? लाइट के माध्यम से। और ये लाइट में क्या किया गया कि अत्यधिक उच्च शटर स्पीड वाले कैमरों का उपयोग किया गया। इसमें सामान्य कैमरे के माध्यम से नहीं देख पाएंगे। जैसे चलती ट्रेन का अगर आप फोटो लेना चाहें तो आप देखेंगे कि फोटो ब्लर कर जाता है, स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं पड़ता। उसी तरीके से नॉर्मल कैमरे से आप इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता को नहीं आंक सकते हैं। अगर इसके एप्लीकेशन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन संरचना को समझने में ये मदद करेगा कि किस तरीके से किसी भी मॉलिक्यूल या किसी भी मैटर के अंतर्गत इलेक्ट्रॉन का स्ट्रक्चर क्या है उसको समझने में मदद करेगा। साथ ही साथ आप देखेंगे कि हमारा शरीर कई प्रकार के तत्वों से मिलकर के बना हुआ है। हमारे शरीर में कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है। कार्बन में आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन है। अब हमारे शरीर में सूक्ष्मता से ब्लड में देखना कि किस तरीके से ब्लड के मॉलिक्यूल सूक्ष्म स्तर पर ब्लड का मॉलिक्यूल किस तरीके से है, किस तरीके से ब्लड के अंतर्गत छोटे छोटे संरचना है,
तो आप देखेंगे रक्त में आणविक स्तर पर परिवर्तन किस तरीके से हो रहा है, और इन्हीं परिवर्तनों को देख करके वैज्ञानिकों के द्वारा किसी भी रोग को बेहतर तरीके से उसका अध्ययन किया जा सकता है। तो इस वजह से ये कहा जा रहा है कि क्वांटम मैकेनिक्स या क्वांटम फिजिक्स के अंतर्गत सूक्ष्मता से अभी इस बात का अध्ययन किया गया है। इस वजह से आप देखेंगे कि किसी भी रोग के बेहतर तरीके से अध्ययन में ये सहयोगी साबित हो सकता है। अब वही बात करें हम लोग इलेक्ट्रॉनिक के जो भी इंस्ट्रूमेंट हैं उनको भी बेहतर तरीके से उनका भी निर्माण किया जा सकता है। इसके अंतर्गत जो शक्तिशाली कंप्यूटर हैं, साथ ही साथ सुपर कंप्यूटर, अभी आप देखेंगे कि वर्तमान में सुपर कंप्यूटर के ऊपर और रिसर्च किया ही जा रहा है। आगामी समय में ये संभावना है कि जिस तरीके से क्वांटम फिजिक्स में शोध हो रहा है, आगामी समय में सुपर कंप्यूटर में भी आप देखेंगे कि क्रांति आएगी। तो क्वांटम फिजिक्स में शोध होना, 2022 का जो अभी नोबेल पुरस्कार दिया गया वो भी क्वांटम फिजिक्स के अंतर्गत दिया गया। तो दिन प्रतिदिन आप देखेंगे कि क्वांटम फिजिक्स में क्या हो रहा है, शोध हो रहा है, और यही शोध हमें सूक्ष्मता से किसी भी रोग के अध्ययन के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट के बारे में बेहतर तरीके से इनोवेटिव आइडिया हमारे सामने लेके आएगा। भौतिक में नोबेल पुरस्कार के बारे में अगर हम लोग बात करें तो अच्छा, कल मुझसे एक गलती हो गई थी बोलने में। 1896 में अल्फ्रेड नोबेल जी की मृत्यु हुई थी, मैंने गलती से बोल दिया था 1986 में, तो इस बात के लिए क्षमा प्रार्थी हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए कुछ तथ्यात्मक बातें होती हैं। आप डिजिटल बोर्ड पर जब पढ़ा रहे होते हैं तो कई सारी चीजें आपके दिमाग में चल रही होती हैं, उसी फ्लो में क्या होता है कि कुछ तथ्यात्मक बातें आपके दिमाग से निकल जाती हैं। तो इस बात के लिए मैं फिर से क्षमा प्रार्थी हूँ। 1901 में आप देखेंगे कि पहली बार नोबेल पुरस्कार दिया गया, और 1901 से लेकर के 2023 तक आप देखेंगे 225 नोबेल पुरस्कार विजेताओं को 117 बार भौतिकी में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। और 225 में से आप देखेंगे कि 223 व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार मिला है, और एक व्यक्ति को और नोबेल पुरस्कार 224 व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार मिला है। एक व्यक्ति ऐसे हैं जिनको 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है। इनका नाम क्या है? जॉन बार्डीन एकमात्र पुरस्कार विजेता हैं जिनको 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है। मतलब सबको एक एक बार मिला है और एक व्यक्ति को 2 बार मिला है। इस वजह से 225 नोबेल पुरस्कार विजेताओं को अभी तक मिल चुका है। तो इनको, जॉन बार्डीन को 1956 में और 1972 में 2 बार भौतिकी में नोबेल पुरस्कार मिला है। तथ्यात्मक बातें आप इन जनरल इसको याद रखिएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 224 व्यक्तियों को भौतिक क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। सबसे पहले 1901 में किसको, अब ये सब क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे पूछे जाएंगे। सबसे पहले 1901 में विल्हम कॉनरेड रोंटजन को भौतिकी में नोबेल पुरस्कार मिला है। अच्छा, एक्सरे की खोज आप लोग पढ़ते होंगे तो इन्हीं भौतिक विज्ञानी का नाम याद आता होगा। तो आप देखेंगे कि इसी वजह से एक्सरे के ही संदर्भ में इनको ये भौतिक में नोबेल पुरस्कार मिला था 1901 में। ठीक है, 1930 में आप देखेंगे भौतिक का नोबेल पुरस्कार प्रथम भारतीय को मिला था, जिनका नाम क्या है? सर चंद्रशेखर वेंकट रमन। और इनको किस वजह से मिला था? इनको प्रकाश के प्रकीर्णन पर उत्कृष्ट कार्य करने के लिए इनको मिला था। और दोस्तों, जब इनको ये पुरस्कार मिला तो ये काफी इनोवेटिव तरीके से इनको ये पुरस्कार दिया गया था। पहले कहा जाता था कि समुद्र का रंग नीला क्यों है, तो लोग कहते थे, बहुत सारे वैज्ञानिक कहते थे कि आसमान का जो कलर नीला है उसका प्रतिबिंब ही समुद्र में दिखाई पड़ता है, इस वजह से समुद्र का रंग नीला है। तो ये बात किसको हजम नहीं हो रही थी? सर चंद्रशेखर वेंकट रमन जी को। ये इनके लिए एक रिसर्च का टॉपिक बन गया, और इन्होंने रिसर्च किया कि समुद्र का रंग दोस्तों ये आसमान के कलर की वजह से नीला नहीं है, ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से है, प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से है। ये जो नीला रंग है सागर के या समुद्र के जल का, वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से है। और इसी खोज के लिए फिर इनको ये नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1930 में। नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारतीय की बात करें तो अभी तक आप देखेंगे कितने भारतीयों को मिला है। अब देखते हैं एक एक से क्रम से। रविन्द्रनाथ टैगोर जी को मिला था, ठीक है, 1913 में। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को इस पुरस्कार को जीतने वाले पहले भारतीय 1913 में इनको साहित्य के क्षेत्र में मिला था, ठीक है, तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। और फिर उसके बाद में सर चंद्रशेखर वेंकट रमन को 1930 में मिला है भौतिकी के क्षेत्र में। हरगोविंद खुराना को मिला है नोबेल पुरस्कार, और साथ ही साथ मदर टेरेसा को शांति के क्षेत्र में मिला है। अब यहाँ पर आगे और देखें, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को आप देखेंगे नोबेल पुरस्कार दिया गया। अमर्त्य सेन जी को भी नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया गया। सर विद्यासागर सूरज प्रसाद नायपॉल या फिर एस नायपॉल भी कहा जाता है, इनको भी नोबेल पुरस्कार दिया गया। वेंकट रमन रामकृष्णन को, इनको भी फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। कैलाश सत्यार्थी को आप जानते हैं कि शांति के क्षेत्र में दिया गया। बाल अधिकारों की रक्षा हेतु इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अभिजीत विनायक बनर्जी को इकोनॉमी क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो इतने भारतीय हैं, आपको याद रखना है कितने भारतीय हैं।
4 2 6 और इधर 4 भारतीय, यानी 10 लोगों को अभी तक नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। 10 भारतीय लोगों को अभी तक नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। अभ्यास प्रश्न की बात करें दोस्तों, तो आपके सामने अभ्यास प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक को भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में 2 बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बेहद आसान क्वेश्चन है, मैंने आपको सेशन के दौरान बता रखा है। तो आपके सामने विकल्प है जॉन बार्डीन, विल्हम कॉनरेड रॉन्टजन, सर चंद्रशेखर वेंकटरमन, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही विकल्प क्या है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं दोस्तों। मुझे आशा है कि आपको ये सेशन बेहद पसंद आया होगा। मिलते हैं नए सेशन के साथ, नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।